स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे मौर्योत्तर भारत के बारे में। तो इससे पहले आपने अगर मौर्य काल से संबंधित जो 2 पार्ट आए हैं उन्हें नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियो को देखें। मौर्य काल के बाद में हमने बात की थी जिसमें प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक की बात हमने कर ली थी। मौर्य प्रशासन के बारे में हमने बता दिया। आज हम बात करें मौर्योत्तर भारत के बारे में। मौर्योत्तर भारत के बारे में बात करते हैं तो इस समय क्या हुआ कि अलग अलग वंशों में विभक्त हो गया, जिनमें शुंग वंश, कण्व वंश और प्रमुख थे। तो इनमें क्या होता है कि मौर्य वंश का जो सम्राट था वृहदर्थ, उसकी हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी 185 ईसा पूर्व में। मौर्य शुंग वंश की स्थापना कर दी। शुंग वंश की स्थापना करके इन्होंने राजधानी बनाई थी विदिशा को। और उसके बाद पुष्यमित्र शुंग जो थे वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे और इनके समय जो मीडिएटर जो यूनानी शासक था, इनको पुष्यमित्र सिंह ने उनको हरा दिया था। उसके बाद बात करते हैं पितांजलि जो थे पुष्यमित्र के दरबार में रहते थे। तो पितांजलि किस वंश में थे? तो वो शुंग वंश में थे और इनके दरबार में रहते थे। उस आगे है मालविका अग्निमित्र, जो कालिदास जी की रचना है। यह भी शुंग वंश के काल में ही रची गई है। इस वंश का जो अंतिम शासक है वो था देवभूति। इस वंश का अंतिम शासक है जो देवभूति था। और देवभूति ने इसके समय क्या है, स्तूप में पाषाण की रोलिंग होती थी। स्तूपों में पाषाण की रोलिंग होती है। मनुस्मृति जो रचना थी उसमें मनु द्वारा सामाजिक कानूनी व्यवस्था का वर्णन किया गया था इसमें। उसके बाद क्या आता है कि जो अंतिम शासक था इस वंश का देवभूति, तो देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना कर दी थी। तो कण्व वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव ने की। देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना होती है। और इस वंश का अंतिम शासक है जो सुशर्मा था। इस वंश से संबंधित कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, जितनी भी है बस इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। तो कण्व वंश के बारे में बात कर ली हमने। अब हम आगे बात करेंगे। इसके बाद जो वंश आता है वो आता है सातवाहन वंश। शुंग वंश हो गया, कण्व वंश हो गया, उसके बाद आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश जो है उसकी स्थापना होती है 27 ईसा पूर्व में। इसके संस्थापक थे सिमुक थे इसके संस्थापक। और जो सातवाहन वंश का जो विस्तार क्षेत्र है वो कृष्णा और गोदावरी नदी के पास में था। और इस वंश की जो राजधानी बनाई वो थी प्रतिष्ठान, जो आंध्र प्रदेश में पड़ती है। सिमुक ने प्रतिष्ठान को राजधानी बनाई, जो सातवाहन वंश की राजधानी थी। इस वंश के जो प्रतापी शासक थे, प्रथम प्रतापी शासक कौन थे? सातकिर्ण प्रथम थे। और सातकिर्ण प्रथम के समय जो भिक्षुओं को भूमि दान देने की व्यवस्था का प्रमाण मिलता है वो नाना घाट अभिलेख से हमें पता चलता है कि भिक्षुओं को भूमि दान देने की व्यवस्था का पहला प्रमाण मिला था। उसके बाद हम बात करते हैं सामंती व्यवस्था का प्रारंभ इसी वंश के काल में हुआ था। तो सामंती व्यवस्था का प्रारंभ किस काल में हुआ? सात वंश के काल में। सामंती व्यवस्था, सातवाहन वंश। सातकीर्णी जो प्रथम थे, इनके समय हाथीगुम्फा अभिलेख, सांची अभिलेख और नाना घाट अभिलेख की रचना हुई थी। इस वंश के जो 70वें राजा थे वो थे हाल। अब हाल राजा के समय इनके प्रमुख रचनाकार कौन थे जो इनके काल में थे? वो थे गुडाध्याय और शौरवर्मन। उसके बाद आते हैं गौतमी पुत्र सप्तकीर्णी, जो इस वंश के 23वें शासक थे। इन्होंने शकों, पल्लवों, यवनों, शात्रों का दमन किया था। और नासिक प्रशस्ति में गौतमी पुत्र शतकीर्ण है जो इनको नासिक प्रशस्ति में क्षत्रियों का गर्व, मान को चूर करने वाला और परशुराम के समय पराक्रमी बताया गया है। तो यह 3 उपाधियां उन्हें नासिक प्रशस्ति में मिली हैं गौतमी पुत्र शतकीर्णी को, जो सातवाहन वंश से संबंधित है। और इनकी जो प्रमुख उपाधियां जो इन्हें मिली थी वो थी राजराज, महाराज और स्वामी की उपाधि इन्हें
मिली थी। गौतमीपुत्र की विजयों और साम्राज्यों विस्तार और कार्यों का वर्णन हमें नासिक का जो गुहालेख है, जो इनकी माता बलश्री का है, उनसे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। सातवाहन के समय जो सर्वाधिक सिक्के प्रचलित थे वो थे सीसा धातु के सिक्के प्रचलित थे, और इनके समय कार्य चैत्य ब्राह्मी लिपि और अम्रावती कला का विकास इस काल वंश के दौरान हो चुका था। सातवाहन वंश के बाद में बात करें तो आता है चेदी वंश, जिसे हम मेदवाहन वंश भी कहते हैं। इस वंश का परिणाम हमें कहाँ से मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है, जो हाथी गुफा अभिलेख किसके द्वारा था? खारवेल के द्वारा। खारवेल ने मगध पर आक्रमण करके शांतलनाथ की मूर्ति कलिंग ले आया, और प्राचीन काल में कलिंग का शासक कौन था? खारवेल। और खारवेल का ही अभिलेख कौन सा था? हाथी गुफा अभिलेख, जिससे इस चेदी वंश के प्रमाण में मिलते हैं। उसके बाद हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित राज्यों का उदय हो गया था, जिनमें हिंदू, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण थे। हिंदू यूनानी की बात करें तो हिंदू यूनानी में डेमेट्रियस ने सर्वप्रथम आक्रमण किया था, और इन्होंने राजधानी बनाई थी शाकल, जो सियालकोट भी कहा जाता है। और प्रमुख शासक कौन थे? मिनांदर। और मिनांदर जो थे हिंदू यूनानी के प्रमुख शासक थे। और इसके बाद में मिलिंद पन्हो पुस्तक है, जो उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जो मिनांदर और नागसेन की रचनाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो हिंदू यूनानियों ने ही जारी किए थे। हेलेनिस्टिक कला और भारतीय कला द्वारा गांधार कला का विकास हो चुका था। गांधार कला जो भारतीय कला और हेलेनिस्टिक कला का रूप है। नाटक में पर्दा प्रथा का प्रचलन हो चुका था। उसके बाद आता है शक। शकों की 5 शाखाएं थी, जिनमें प्रमुख शासक थे रुद्रादमन। इनके इतिहास की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण जो है रुद्रादमन ने किया था, और उसके चंद्रगुप्त मौर्य के काल में रुद्रादमन वैदिक धर्म का अनुयायी था। रुद्रादमन जो थे, जो वैदिक धर्म के अनुयायी था, इन्होंने संस्कृत में प्रथम लिखा गया अभिलेख जो रुद्रादमन का था वो कौन सा था? जूनागढ़ अभिलेख, जो संस्कृत में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। और इससे मौर्य वंश की हमें जानकारी मिलती है। विक्रम संवत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा 58 ईसा पूर्व में चलाया गया था। तो विक्रम संवत की शुरुआत किसने की? विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में। उसके बाद आता है पल्लव वंश, या जिसे पार्थिल्य वंश भी कहा जाता है। इसके संस्थापक थे मिथ्रेडेट्स, और राजधानी यहाँ की बनाई थी वो थी तक्षशिला को राजधानी बनाई। और प्रतापी राजा कौन थे? गोंडोफर्नीस थे, जो इस सेंट थॉमस के समय भारत आए थे, जो ईसाई प्रचारक थे। सेंट थॉमस इनके समय भारत आए थे। सेंट थॉमस भारत आए। गोंडोफर्नीस के समय कुषाण वंश है जो अगला आता है। कुषाण वंश जो एक विदेशी जाति थी, इसके प्रथम शासक थे कैडफिसेस, जो शिव धर्म को मानते थे। प्रमुख प्रतापी राजा थे कनिष्क, जिन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी 78 ईसा पूर्व में। कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के दौरान, और जो भारतीय का राष्ट्रीय कैलेंडर भी कहलाता है, कि कनिष्क की जो राजधानी थी पहले थी पेशावर, दूसरी थी मथुरा। उसके बाद भारत में रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया और टैक्स लगा दिया कनिष्क ने। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किसने किए? तो कनिष्क के समय सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक था कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया अश्वघोष की सहायता से कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के काल में, जिसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन हुआ था। गांधार और मथुरा कला का विकास इस कुषाण वंश के समय हो रहा था।
उसके बाद होगा बुद्ध चरित्र की रचना, तो अशोक घोष ने की थी बुद्ध चरित्र की रचना। सुश्रुत संहिता, जो सुश्रुत की रचना है जिसमें शल्य चिकित्सा का जन्म हो चुका था। नागार्जुन, जिन्होंने शून्यवाद के सिद्धांत की खोज की, और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किसने किए थे? वो थे नागार्जुन ने। लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? कनिष्क ने। और सबसे ज़्यादा किसने किए? वो थे नागार्जुन ने। कुषाण शासक, तो कुषाण ये पहले शासक थे जिसने भारत में सोने के सिक्के चलाए। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किस वंश ने चलाए थे? तो वो थे कुषाण वंश ने। कुषाण वंश। उसके बाद अब बात करें तो कुछ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे चरक, जो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, वो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। कनिष्क के राज चिकित्सक थे चरक। सर्वप्रथम कुषाण शासक विम कडफिसेस ने स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। स्वर्ण मुद्रा भारतीय शैली और ग्रीक शैली का जो मिश्रण है वो गांधार शैली कहलाती है, और जो कनिष्क के शासनकाल के दौरान चल रही थी। और जो कुषाणकालीन जो मूर्तियों का संग्रह है वो मथुरा संग्रहालय में है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? वो थे पेन चाओ। और पेन चाओ जो थे चीनी जनरल, उन्होंने कनिष्क को हराया था। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अशोक घोष ने, जो कनिष्क का राजकवि था। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। और अभिलेखीय साक्ष्य में इससे प्रकट होता है कि नंद के राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर? कलिंग में। और कलिंग में। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। आज हमने मौर्योत्तर भारत में जो शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, उसके बाद में जो अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बंट गया मौर्य साम्राज्य, जैसे हिंदू, यूनानी, शक हो गया, पल्लव, कुषाण, तो इन छोटे छोटे राज्यों और जो वंश थे उनके बारे में हमने बात की, और इनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके बारे में बात की। और आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। और पिछली जो मौर्य काल से संबंधित वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। धन्यवाद।